हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्यारे बच्चों अपने पढ़ाई में पूरा व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, उसमें टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि इसी 2-3 महीने में आप कड़ी मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए और प्यारे बच्चों अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा अंक हासिल कीजिए। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग जरूर कीजिएगा और अच्छा नंबर आएगा तो आपका भी प्यारे बच्चों सर ऊंचा होगा और अपने माँ बाप की का भी सर जो है ऊंचा करेंगे और साथ में एक टीचर का भी सर आप ऊंचा करेंगे कि हाँ, हम इस टीचर से पढ़े थे, इस टीचर के गाइडेंस में पढ़े थे तो हमारा इतना अंक हासिल हुआ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का प्यारे बच्चों जो चैप्टर 9 है, हालांकि चैप्टर 10 तक हम लोग का कंप्लीट है, चैप्टर 9 छूटा हुआ था तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। यानी जो खाद्य उत्पादन है, खाद्य उत्पादन का मतलब क्या, जो खाने वाला उत्पादन है उसमें हम कैसे वृद्धि करें, उसके लिए कौन कौन सी कार्यनीति करेंगे हम कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, आप सभी बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हालांकि एक बात हम बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए जुड़े हैं, पुराने बच्चे तो सबको पता है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दें कि वन शॉट थ्योरी का क्लास बाबू अगर आप नहीं किए हैं, पहले बात याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें फिजिक्स का, याद रखिएगा फिजिक्स का, तो फिजिक्स का 1 से लेके चैप्टर 13 तक का पूरा वन शॉट लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पूरा वन शॉट लेक्चर करा दिए हैं। ठीक है बाबू, वन शॉट लेक्चर करा दिए, अप्रैल से ही पढ़ा रहे हैं। 13 चैप्टर फिजिक्स में पूरा खत्म है वन शॉट का, जिसमें प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डेरिवेशन है, पूरा प्यारे बच्चों नियम है। ठीक है, वन शॉट पूरा लेक्चर हो चुका है, पूरा थ्योरी का क्लास हो चुका है, उसके साथ साथ पूरा ऑब्जेक्टिव का भी क्लास हो चुका है। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं ना कि कम समय बचा हुआ है तो चैप्टर वाइज पहले महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स के तौर पर, उसके बाद से उसका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बात किया जाए केमिस्ट्री का सिलेबस का, तो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में हमारा 1 से लेके चैप्टर 10 तक का क्या हुआ है प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा समाप्त है। 10 चैप्टर में थोड़ा सा बचा हुआ है, बचा है इसमें 5-6 चैप्टर, तो वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। अभी 3 महीना टाइम है प्यारे बच्चों, ये भी तो ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी चैप्टर वाइज आपका गेस क्वेश्चन चल रहा है ना, गेस क्वेश्चन, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है, उसके बाद से उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है, ताकि बच्चों आपका जो भविष्य है वो अच्छा हो और आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ये करवाया जा रहा है। और बात किया जाए बायोलॉजी का हम बात करें तो प्यारे बच्चों बायो का भी क्या हुआ है आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 10 चैप्टर तक का वन शॉट खत्म है, वन शॉट पूरा थ्योरी का क्लास खत्म है। नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, थ्योरी का क्लास हुआ है, तब जाके आपको गेस क्वेश्चन चलाया जा रहा है। ऐसा ही नहीं कि पहले ही आपको गेस क्वेश्चन हम करा रहे हैं, पहले थ्योरी की क्लास दिए हैं आपको, थ्योरी जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है सारा दे दिए हैं, उसके बाद से हम गेस क्वेश्चन आपका चला रहे हैं। ठीक है, और गेस क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है, इससे क्या होगा, संपूर्ण रिविजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक को बता रहे हैं सब्जेक्टिव के तौर पर। टॉपिक क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो वही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टॉपिक बता रहे, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता रहे, जिससे आपका फुल्ली रिवीजन हो रहा है और आपके दिमाग में सेट कर रहा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों चैप्टर 9 का छूट गया था हम लोग का, बायो का जो क्लास हुआ था, तो चैप्टर 9 हम छोड़ दिए थे, चैप्टर 10 का वन शॉट लाए थे जो आप बच्चों ने बहुत देखा है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बात किया जाए तो सिलेबस भी हम लोग का पूरा होने वाला है। फिजिक्स तो 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, बायोलॉजी में 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ आपका संपूर्ण गेस क्वेश्चन के तौर पे क्या हो रहा है, पहले महत्वपूर्ण टॉपिक, वो समझिए कि एक प्रकार का क्रैश कोर्स है जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को पहले डिस्कस कराया जा रहा है, उसके बाद से उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है। ऐसा आपको कहीं भी नहीं पढ़ाई मिलेगा कि हाँ पहले महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा के फिर उसका ऑब्जेक्टिव एक ही साथ कराया जाए, तो ये भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको बात को ध्यान में रखना है। और रही बात वन शॉट की, तो वन शॉट प्यारे बच्चों अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, अप्रैल से पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स का 13 चैप्टर खत्म किए हैं, बायोलॉजी का 10 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, केमिस्ट्री का भी 10 चैप्टर खत्म, तो ज्यादा अब नहीं बचा है, 3 महीने टाइम है, इसमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और पीछे से गेस क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, इतना आप लोग उम्मीद है कि जितने भी नए बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखें थ्योरी का क्लास जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति की, खाद्य उत्पादन में हम लोग कैसे वृद्धि ला सकते हैं, है ना, क्या क्या करेंगे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैप्टर मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप
इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, चाहते हैं पीडीएफ नोट्स लेना, तो प्यारे बच्चों 399 में आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। नंबर है 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आस्क बोर्ड का डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी वन शॉट को लेके। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वन शॉट आप बाबू जरूर देखिएगा। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। बाबू एक बात बताइए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, जब हमारा देश आजाद हुआ था, समझिएगा, जब देश आजाद हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ, समझिएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 1947-48 में हमारी देश की जो आबादी थी ना 35 करोड़ थी। कितना? 35 करोड़ था, है ना, 35 करोड़ आबादी थी। फिर प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया? आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या 121 करोड़ या 125 करोड़ हो गया अप्रॉक्स, है ना, याद रखना 121 करोड़ या 125 करोड़ हमारी देश की जनसंख्या हो गई। अभी एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि 2000 यहाँ पे याद रखना है कि 21 में हमारा 140 करोड़ जनसंख्या हो गया। क्या? 140 करोड़ जनसंख्या हो गया हमारा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय प्यारे बच्चों आबादी बहुत ही कम थी, है ना, उस समय आबादी बहुत ही कम थी। और प्यारे बच्चों जो फसल उसल जितने भी कृषि के क्षेत्र थे उसमें बहुत ज्यादा अनाज उनाज उगते थे, है ना, मतलब कहने का मतलब आबादी कम थी। और प्यारे बच्चे क्या हुआ कि वहां पे मतलब जमीन उमीन थी जहां पे फसलें उगाई जाती थी वो तो ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन उस समय संसाधन की कमी थी। लेकिन प्यारे बच्चों 2011 जब आया, जब उसमें जनसंख्या मतलब जब उसमें क्या किया गया प्यारे बच्चों कि जब यहाँ पे जनगणना किया गया तो हमारी आबादी कितनी हो गई? 125 करोड़ 121 करोड़ के लगभग में हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जमीन क्षेत्रफल तो हमारा आजादी के समय भी उतना था, तो आजादी के समय हमारी आबादी थी 35 करोड़, है ना, यानी 35 करोड़ भारत में रहते थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने बौद्ध धर्म है सभी धर्मों के लोग रहते थे। और आज भी वही है कि प्यारे बच्चों जब 2011 का जनगणना हुआ तो उस समय क्या हुआ प्यारे बच्चों, अब हमारी जो आबादी हो गई 125 करोड़ हो गई, 121 करोड़ हो गई, है ना, 125 करोड़ नहीं मानिए 125 करोड़ हो गई। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल तो उतना ही है, आदमी की जनसंख्या बढ़ गई, तो उस आदमी को खाने के लिए तो चाहिए ना, जमीनें कम पड़ रही हैं और आदमी को भोजन चाहिए, है ना। तो यही खाद्य उत्पादन में क्या किया जाए, कैसे बढ़ोतरी किया जाए ताकि सभी मतलब जितने भी है आदमी उनकी खाद्य उत्पादन पूर्ति हो सके, सभी का मतलब खाने पीने का व्यवस्था हो सके, क्योंकि दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है। और प्यारे बच्चों खाने वाली जो चीजें जैसे जगहों की क्षेत्रफलों की कमी होगी, पहले जहां पे हमारा गेहूं धान हुआ करता था, फसलें हुआ करती थी, वहां पे अब नए नए फैक्ट्रियां लग रही हैं, नई नई बिल्डिंग बन रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा क्षेत्रफल कम हो रहा है, जिससे प्यारे बच्चों जो खाद्य उत्पादन है उसमें कमी आ रहा है। तो इसी को बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों एक कार्य नीति चलाया गया जिससे क्या होगा कि सबकी खाद्य जो पदार्थ जो भी खाना चाहते हैं सबका क्या हो प्यारे बच्चों पालन पोषण अच्छे से हो सके। तो इसी को वृद्धि करना है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब 35 करोड़ था तो उतना ही क्षेत्रफल, मान लीजिए ये भारत का क्षेत्रफल है इतना, तो प्यारे बच्चों उतना में ही 35 करोड़ पहले लोग रहते थे। अब क्या हुआ कि प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्षेत्रफल तो उतना ही ना, क्षेत्रफल तो उतना ही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जहां पे पहले फसलें उगाई जाती थी, खेती किया जाता था, वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिल्डिंग लग रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा प्यारे बच्चों क्षेत्रफल कम हो रहा है खेती बाड़ी के लिए, है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे खाद्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी सब लोग को खाना चाहिए ना। तो इसको पूर्ति करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब के बारे मतलब इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो सिंपल सा पहले यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, सभी बच्चे यहाँ पे समझने की भी कोशिश कीजिएगा। पहला है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि, है ना, कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे आपका कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि, देखिएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि। देखिए सबसे पहले कि जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा प्यारे बच्चों खाद्य उत्पादन में भी तो कमी आएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक रोटी है, पहले 2 आदमी खाने वाले थे तो 2 भाग में बट रहा है, अब यहीं 10 आदमी हो गए तो प्यारे बच्चों 10 भाग में होगा तो सबका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। वही है, तो इसको पेट भरने के लिए कि हाँ कि सिर्फ रोटी ही ना खा के कुछ और भी खाया जाए, कुछ और किया जाए कि हाँ कि जिससे लोगों का पेट भर सके, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे। इस कारण मानव को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई कार्य नीतियां करनी पड़ी। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए कि
कि कौन सा हो गया, पशुपालन करना पड़ा। जैसे पशुपालन में क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि अच्छे नस्लों को गायों को रखा जाता है। अब गाय क्या, अच्छी नस्ल की गाय होगी तो क्या करेगी, दूध देगी, है ना। जब दूध देगी तो दूध से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाएंगे, कोई दूध खाएगा, कोई पनीर खाएगा, है ना। तो सब्जी के बदले क्या, वो पनीर खाएगा। इससे क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही कि सब कोई सब्जी ना खा के कोई कोई पनीर खाएगा। मत्स्य पालन किया जाएगा जिससे क्या होगा कि लोग मछली खाएगा। कुक्कुट पालन किया जाएगा कि लोग अंडा भी खाएगा, मांस भी खाएगा। तो इस प्रकार की क्या, खाद्य उत्पादन में वृद्धि किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। पादप उगाया गया, पादपों में वृद्धि किया गया, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो याद रखना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे। इस कारण मानव को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कार्यनीतियां, यहां आप देखिए, अपनाने की आवश्यकता हुई। नई कार्यनीतियां अपनाने की आवश्यकता हुई कि हाँ कुछ ना कुछ किया जाए कि खाद्य उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, यहां पे याद है, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन एवं यहां आप देखिए पादप प्रजनन से संबंधित विभिन्न जैविक सिद्धांतों का उपयोग किया गया। पशुपालन किया गया, जिसमें पशुपालन में क्या होता है कि अच्छे नस्ल को, है ना, अच्छे नस्ल के गाय बकरी जितने भी है, भेड़ ओढ़ है थोड़ा सा प्यारे बच्चों दिक्कत है गला में, आप लोग समझ सकते हैं, वेट कर लीजिए मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि खाद्य उत्पादन के लिए पशुपालन करना जरूरी था। तो पशुपालन से क्या होगा कि अच्छे किस्म के गाय रहेगी, अच्छी नस्ल की गाय रहेगी, भैंस रहेगी, तो उससे क्या होगा प्यारे बच्चों, वो दूध देगी। अब दूध देगी तो उससे पनीर, अनेक प्रकार के उत्पाद उससे बनेगा जो हमारे खाद्य यानी खाने के लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए पशुपालन किए, मत्स्य पालन किए, है ना, कुक्कुट पालन किए, जिससे अंडा होगा तो लोग अंडा भी खाएगा, उच्च प्रोटीन भी प्राप्त होगा, मांस खाएगा तो प्रोटीन भी प्राप्त होगा। तो यही पशुपालन भी करना पड़ा कि सब लोग अगर अनाज पे ही आश्रित है तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके कारण प्यारे बच्चों सबका पेट तो नहीं भर सकता ना। तो एक बात बताएं कि एक रोटी है, एक रोटी में 2 आदमी का पेट भर रहा है, समझिएगा एक रोटी में 2 आदमी का पेट भर रहा है, तो प्यारे बच्चों अब 2 आदमी से को आदमी हो गए, 20 आदमी हो गए, 20 आदमी हो गए। तो एक रोटी में 20 आदमी खा पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं, एक रोटी में 20 आदमी कैसे, एक रोटी से जब 2 आदमी का पेट भर रहा है तो 20 आदमी का पेट कैसे भरेगा। तो इसके लिए कुछ और मतलब किया जाए, पशुपालन किया जाए कि लोग दूध पी के भी रह ले, पशुपालन किया जाए जिससे प्यारे बच्चों मुर्गी पालन किया जाए जिससे अंडा भी लोग खा ले, है ना। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों पादप भी उत्पादन किए गए और उसके पशुपालन भी किया गया, कुक्कुट पालन भी किया गया, बहुत सारे ऐसी चीजें की गई जिससे खाद्य उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है देखिए भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्य यहाँ देखिए आपूर्ति करने के लिए विभिन्न नई तकनीक जैसे पादप उत्तक संवर्धन, बाबू इसके बारे में पढ़ेंगे। पादप उत्तक संवर्धन किया गया, अनुवांशिक यहाँ देखिए अभियांत्रिकी आदि का भी उपयोग बड़े पैमाने पे किया गया, जिससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, खाद्य उत्पादन में हमारी वृद्धि हुई। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे आज ये पशुपालन सबसे पहले आता है कि पशुपालन में क्या होता है। प्यारे बच्चों पशुपालन जो प्यारे बच्चों खाद्य उत्पादन बढ़ाने का सबसे मेन पॉइंट है कि पशुपालन क्या होता है। चलिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, पहला जो था कि पशुपालन, है ना। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। अब पशुपालन क्या है प्यारे बच्चों, पशुपालन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पशुपालन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों पशुपालन क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्यारे बच्चों पशुओं के संबंधित, प्यारे बच्चों याद रखना है कि पशुओं के संबंधित प्यारे बच्चों उसके पोषण का, उसके प्रजनन का, है ना, प्यारे बच्चों उसके गुणवत्ता का, सबका अगर अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग पशु प्रजनन। ठीक है, अब पशु प्रजनन की परिभाषा देख लीजिए और सभी बच्चे डालिएगा हेडिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, पशु प्रजनन। अब इसकी परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे ध्यान में रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के पोषण का, प्यारे बच्चों यहां पे याद रखिएगा एक बात कि अगर आप अच्छी किस्म का, याद रखिएगा कि अगर आप अच्छी किस्म का प्यारे बच्चों पशु पालन कर रहे हैं, जैसे आप गाय पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, भेड़ पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, है ना, बकरी पालन कर रहे हैं, तो अगर आप प्यारे बच्चों पशु पालन ये कर रहे हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या होगा, पशुओं का क्या करना पड़ेगा, पोषण का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि कहीं से भी आप गाय उठाए, गाय को बिना देखभाल के आपको अच्छा दूध देने लगे, ऐसा थोड़ी है। पहले उसके लिए डेयरी फार्म होगा, पहले पशु छोटे होंगे, उनको अच्छा पोषण दीजिएगा, आहार अच्छा दीजिएगा, रहने का खाने का सुविधा उसका होगा, पहले आप उसको ये सब करेंगे तब ना प्यारे बच्चों आपको अच्छा दूध देगी, है ना। तो यही जरूरी है कि पशुपालन क्या है। तो प्यारे बच्चों विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के पोषण का, कि पशु का पोषण कैसे हो, पशु को आवास यानी पशु कहां पे रहे, ठीक है, पशुओं के आवास का, उत्पादन क्षमता तथा प्रजनन क्षमता का वृद्धि कैसे हो, कि उत्पादन कैसे हो इन लोगों का अच्छा और प्रजनन क्षमता कैसे हो इन लोगों का, यानी प्रजनन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसका अगर अध्ययन किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। और पशुपालन जो है ना खाद्य उत्पादन वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सभी लोग प्यारे बच्चों अगर
क्षेत्रफल उतना ही है, जैसे हमने बताया कि जनसंख्या बढ़ रही है और क्षेत्रफल में कमी आ रहा है। यानी जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि अभी आपके घर में प्यारे बच्चों चाचा चाची सब लोग रहते हैं, एक ही घर में थे। अब प्यारे बच्चों कुछ दिन बाद हुआ ये अलग हो गए और कहीं पे जमीन है, चारों आदमी अलग अलग जमीन पे क्या किए, घर बना लिए। चार गो क्या किए, चारों भाई अलग अलग जमीन पे घर बना लिए। तो जहां पे अलग अलग जमीन है वहां पे क्या हुआ करता था, खेती बाड़ी हुआ करती थी, फसल उगाया करते थे हम लोग, ठीक है। अब वहां पे अगर खेती बाड़ी था, फसल उगाया करते थे, तो उसमें क्या हो गया, अब उसमें क्या हो गया, तो उसमें घर बन गया, तो वहां पे खेती बाड़ी होगी, फसल उगेगा, तो इसमें खाद्य उत्पादन में कमी हुआ ना। तो इसी कमी को दूर करने के लिए पशुपालन किया गया। प्यारे बच्चों बहुत प्रकार के उत्तक संवर्धन किया गया, जैव पालन किया गया, प्यारे बच्चों बहुत प्रकार के ऐसे पालन किया गया, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, जो कि क्या हो, इससे प्यारे बच्चों खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो। कि जब बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबको खाना मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना पता लग गया कि ये पशुपालन क्या है, ठीक है, पशुपालन क्या है। अब यहाँ पे देखिए पशुपालन, यहाँ पे देखिए कि पशुपालन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि पशुपालन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि पशुपालन का अर्थ होता है कि पशुओं का देखभाल करना। बाबू पशु है तो उसका देखभाल करना पड़ेगा, है ना। उसके आहार का, उसके रहने का, उसके खाने का सारा इंतजाम आपको करना पड़ेगा, डेयरी फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी तो प्यारे बच्चों वो दूध देगी ना। अच्छा, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे और सोचेंगे उससे दूध हम अच्छा उत्पादन करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना है कि अगर इसका पूछे कि अर्थ क्या है पशुपालन का, तो पशुओं को देखभाल करना। पशु, यहाँ देखिए पशुपालन मनुष्य के लिए यहाँ देखिए कालेकाड़ी होता है, पशुपालन मनुष्य के लिए कालेकाड़ी होता है। पशुपालन में हम क्या क्या कर सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, भेड़ पाल सकते हैं, सुअर पाल सकते हैं, ऊंट पाल सकते हैं, ये सब प्यारे बच्चों पाला जाता है, इत्यादि और प्रकार की चीजें पाली जाती है, ठीक है। जैसे मत्स्य पालन हो गया, है ना, यानी मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया जिसे कुक्कुट पालन कहते हैं, रेशम कीट पालन हो गया, मोती संवर्धन हो गया। तो इसका उद्देश्य यही है कि यही सब पालन कीजिए, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगा, ठीक है, और सबको खाना भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि खाद्य उत्पादन, पशुपालन क्या होता है, पशुपालन का अर्थ भी आपको पता लग गया होगा। अब देखिए उद्देश्य क्या है इसका बाबू, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है पशुपालन, क्योंकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, उसको खाने के लिए चाहिए। तो खाने के लिए प्यारे बच्चों क्या, खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए हम लोग पशुपालन कर रहे हैं, जिससे हमको अनेक प्रकार का प्यारे बच्चों देखिए घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, दही मिलेगा, सारी चीजें हमको मिलेगी कि नहीं, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, दही मिलेगा, हर प्रकार के प्यारे बच्चों हम लोग को मिलेगा खाने के लिए। क्यों, जब पालन करेंगे तब। तो इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा कि पशुपालन का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के लिए खाद्य संबंधी यानी खाने के संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको दूध मिलेगा। पशुपालन करेंगे तो देखिए दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, पनीर मिलेगा, घी मिलेगा, खोया मिलेगा, शहद मिलेगा, अंडा मिलेगा, प्यारे बच्चों मांस मिलेगा। खाद्य उत्पादन में पशुपालन ही से ये सब मतलब जितना भी होता है ना, ये सारा पशुपालन से ही प्राप्त होता है। मछली का मांस मिलेगा, मुर्गा का मांस मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वही है, किसके कारण से हो रहा है, पशुपालन के कारण से ही हो रहा है। ये संभव क्यों है, तो पशुपालन के कारण ही संभव है कि हम लोग को ये सब खाद्य पदार्थों के रूप में मिल रहा है। बाबू दूध से ही ना हम लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार का दूध हो गया, मतलब गाय से या भैंस से, चाहे प्यारे बच्चों इन्हीं सब से तो अनेक प्रकार का दूध मतलब दूध खाते हैं हम लोग। कभी कभी मन किया तो घी खाते हैं, कभी मक्खन खाते हैं, कभी पनीर खाते हैं। आज मन किया कि हाँ आज आलू का सब्जी ना बना के आज पनीर बनाते हैं। तो ये क्यों, ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुआ ना, तो पशुपालन किए तबे तो दूध दी, और जब दूध दी तो दही खाएं आप, पनीर खाएं। आज बोलिए कि आज चलो आज हम लोग आज रोटी नहीं खाते हैं, दही रोटी नहीं खा के मतलब सब्जी रोटी ना खा के हम लोग दही चिवड़ा खाते हैं। तो दही आएगा कहाँ से, पशुपालन करेंगे, अच्छा गुणवत्ता वाला गाय रखेंगे, भैंस रखेंगे, तो उससे क्या होगा प्यारे बच्चों, दूध का उत्पादन ज्यादा होगा। तो दूध का उत्पादन ज्यादा होगा तो उससे हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, दही बनेगा, पनीर बनेगा, अनेकों प्रकार के प्यारे बच्चों उससे चीजें बनेंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रहा है ना। अब आपको मन किया कि ना आज मुर्गा का अंडा खाया जाएगा, ठीक है, तो मुर्गा का अंडा लोग खा लिया। अब किसी को मन करेगा कि ना मुर्गे के आज उड़ा दिया जाए, हाँ चलो आज मुर्गा खाया जाए, चिकन खाया जाए, अब मुर्गा को उड़ा दिया जाएगा। तो ये क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि है ना। तो ये सब पालन होगा तभी तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगा। तो पशुपालन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि पशुपालन का उद्देश्य है कि मनुष्य के लिए खाद्य संबंधित जरूरतों को पूरा करना। जैसे हमें दूध, दही, मक्खन, घी आदि, खोया, शहद, सारा ये सारा प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, उच्च प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सब चीज खाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, पशुपालन का। प्यारे बच्चों एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि कहाँ पे कितना % पशुधन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है। तो इतना आपको क्लियर रखना है कि भारत तथा चीन में लगभग 70% से ज्यादा पशुधन है।
भारत तथा चीन में लगभग 70% से ज्यादा क्या है, पशुधन है। ठीक है, अब देखिए भारत व चीन का कुल फार्म उत्पादन पूरे विश्व का 25% भाग है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि भारत और चीन मिला के 70% से ज्यादा पशुधन है। ठीक है, अब बात यह कि भारत और चीन में कुल फार्म पूरे विश्व का 25% भाग है, यानी पूरे वर्ल्ड का 25% भाग जो होता है प्यारे बच्चों भारत और चीन का ही होता है फार्म से। ठीक है, पशुपालन से ही। अब देखिए अगला कि भारत भैंसों की जनसंख्या में प्रथम दृष्टि है। याद रखना कि भारत भैंसों की जनसंख्या में सबसे ज्यादा अगर भैंस पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां देखिए भारत गो पशु, यहां पे याद रखना गो पशु बकरी की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे, गो पशु और बकरी की जनसंख्या से दूसरे स्थान पे। विश्व में भेड़ों की जनसंख्या पे भारत तृतीय स्थान पे है, याद रखना है, ये सब पूछा जा सकता है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति आपको पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में पढ़ाएंगे, इसी लेक्चर में कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कि विश्व में अंडे व मछली के उत्पादन में भारत भी तीसरे स्थान पे है। तो ये पशुपालन के अंतर्गत ही ना आएगा, अंडा मछली दूध ये सब कहाँ मिलेगा, तो पशुपालन से ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों कि पशु प्रजनन आता है। तो हमने इधर क्या पढ़ा कि पशु प्रजनन भी जरूरी है ना। यहाँ बाबू प्रजनन, प्रजनन का मतलब क्या प्यारे बच्चों, अपने ही जैसे समान संतान को जन्म देता ही प्रजनन, अपने ही जैसे समान संतान को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। तो पशु प्रजनन यानी पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाएगा। यानी एगो उच्च कोटि की गाय, मान लीजिए एगो उच्च कोटि की उच्च गुणवत्ता वाली गाय जो बहुत ज्यादा दूध देती हो, है ना, और एगो उच्च मतलब यहाँ पे याद रखना है कि बहुत हट्टा कट्ठा मतलब एगो उच्च गुणवत्ता वाला बैल हो, उनके बीच क्या कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, प्रजनन होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, उनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी वो क्या होंगी प्यारे बच्चों, जो अगर गाय हुई तो अच्छा दूध देने वाली गाय हुई, अगर बैल हुआ तो उच्च गुणवत्ता वाला क्या हुआ, हट्टा कट्टा बैल भी होगा, है ना। तो यही बात है प्यारे बच्चों, इसीलिए हमको प्रजनन कराना जरूरी है। तो चलिए प्रजनन की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि यहाँ देखिए पशु विज्ञान की वह शाखा, पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुधन की आनुवंशिकता में ऐसे सुधारों के लिए अध्ययन किया जाता है जो कि मनुष्य के लिए लाभदायक हो। अब आप ऐसा नहीं कि किसी भी गाय को और किसी भी भैंस को आप क्या किए कि डेयरी में रख लिए जो दूध नहीं देती है, उससे फायदा है जी, नहीं फायदा है। आप डायरी खोल रहे हैं तो उसमें उसी प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाली गायों को ही रखेंगे, भैंसों को ही रखेंगे जो ज्यादा दूध देगी, जिससे ज्यादा उत्पादन होगा, उसी को रखेंगे, है ना। तो वैसे उच्च श्रेणी वाली गायों को भैंसों को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, और उन्हीं के बीच क्या करना पड़ता है, संकरण कराना पड़ता है, प्रजनन कराना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, उसे हम लोग पशु प्रजनन कहते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या निकला, अर्थ तो आप भी बता सकते हैं कि पशुओं के उत्पादन, उनके पालन पोषण तथा देखभाल से संबंधित सभी प्रकार के कार्य पशु प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। यानी उनका पालन पोषण भी तो करना पड़ेगा ना, कि ऐसे डायरेक्ट दूध देने लगेगी नहीं, पहले वो बच्ची होगी, बछड़ी होगी, उसका पालन पोषण होगा, उसका आवास होगा, है ना, उसको रखने का, उसको खाने का, सब चीज का ध्यान पड़ना यहाँ पे रखना होगा आपको। ठीक है, तब वो क्या करेगी प्यारे बच्चों, आगे चल के जब बड़ी होगी प्यारे बच्चों, तब वो क्या होगी प्यारे बच्चों, जब माँ बनेगी तो वो दूध उत्पादन करेगी, और उससे जो उत्पन्न नस्ल भी होगा, तो अब ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी जाके उसका संकरण करा दे, एगो अच्छा नस्ल का क्या होना चाहिए, सांड होना चाहिए, उसके साथ कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आप लोग समझिए कि पशु प्रजनन का उद्देश्य होता है कि पशुओं के यहाँ पे याद रखने के उत्पादन एवं उनके उत्पादकों की यहाँ पे गुणवत्ता में विकास लाना। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि उद्देश्य क्या है, कि पशु प्रजनन का उद्देश्य होता है कि पशुओं के उत्पादन में एवं उनके उत्पादकों में क्या गुणवत्ता में विकास लाना, कि हाँ कैसे अच्छा किस्म का और बना सके हम लोग गाय जो अच्छा दूध दे, अच्छा किस्म का भैंस जो और अच्छा यहाँ पे क्या करे, दूध दे, है ना। प्रजनन के द्वारा नए नस्ल के पशुधनों का विकास होता है, जैसे मनुष्य के खाद्य आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूरी हो सके। सारा का सारा यही खेल है कि मनुष्य के खाने का, कि कैसे इन लोगों का खाद्य पदार्थों का आपूर्ति हो सके। क्योंकि एक बगल देख रहे हैं कि आप लोग जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है बाबू। जब हमारा 2000 याद रखना है कि सॉरी 1947 में देश आजाद हुआ तो क्षेत्रफल तो हमारा भारत उतना ही बड़ा था, उस समय क्या था, जनसंख्या कम था, खाने वाले लोग कम थे। फिर 2011 आया, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है, खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उत्पादन है उसमें कमी आ रहा है, उत्पादन में कमी आ रहा है ना, उत्पादन में कमी आएगा और जनसंख्या बढ़ रहा है तो खाने के लिए भी चाहिए ना। तो इसी के आपूर्ति को पूरा करने के लिए हम लोग पशु पालन कर रहे हैं, पशु प्रजनन कर रहे हैं, अनेकों प्रकार का प्यारे बच्चों उत्तक संवर्धन कर रहे हैं, है ना। ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि मनुष्य के खाद्य उत्पादन की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि
अगर हम आपसे बात करें पशु प्रजनन, तो पशु प्रजनन के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों दो प्रकार का प्रजनन, एक होता है अंतः प्रजनन, एक होता है बर्ही प्रजनन। ठीक है, यहाँ पे याद रखना अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन, प्रजनन का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा कि प्रजनन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों अपने ही जैसे समान संतान को उत्पन्न करना ही प्रजनन क्रिया कहलाती है। अपने ही जैसे समान संतान को जन्म देना ही प्रजनन की क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होता है अंतः प्रजनन। तो अंतः प्रजनन में क्या होता है कि एक ही नस्ल के गाय हो गया चाहे सांड हो गया, मान लीजिए एक ही नस्ल के पशु के बीच अगर हम क्या कराते हैं प्यारे बच्चों प्रजनन कराते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों अंतः प्रजनन कहते हैं। यानी याद रखिए कि जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होती है, जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच, है ना, यानी मान लीजिए कि एक उच्च गुणवत्ता वाली कोई गाय है और एक उच्च गुणवत्ता वाला कोई बैल है, अब उनके बीच क्या कराएंगे प्रजनन कराएंगे, तो उनसे जो उत्पन्न गाय होगी वो भी क्या होगी माँ की तरह ज्यादा दूध देगी, और उससे उत्पन्न अगर बैल भी होगा तो वो भी क्या होगा प्यारे बच्चों, वो भी मतलब उच्च गुणवत्ता वाला ही होगा, बाप की तरह होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होती है तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं अंतः प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ी तक क्या किया जाता है संगम कराया जाता है। क्या कराया जाता है प्यारे बच्चों संगम कराया जाता है। 4 से 6 पीढ़ी तक क्या किया जाता है एक ही नस्ल के बीच संगम कराया जाता है ना, ताकि प्यारे बच्चों उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। और 4 से 6 पीढ़ी ही रखा गया है क्योंकि इससे ज्यादा अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे संगम होगा तो उसके बाद से गुणवत्ता में कमी आने लगती है, यह वैज्ञानिकों के अनुसार है। तो प्यारे बच्चों अंतः प्रजनन में आप क्या लिखेगा, जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन कराई जाती है तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अंतः प्रजनन कहते हैं। अंतः प्रजनन से प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि इसमें 2 प्रकार का होता है, सम प्रजनन होता है। पहला सुनिएगा सम प्रजनन होता है। सम प्रजनन में क्या होता है, इस प्रजनन में एक नस्ल के अत्यधिक पास वाले नर और मादाओं के बीच क्या कहलाता है संभोग होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे याद रखने के सम प्रजनन कहते हैं, जैसे भाई बहन, यहाँ देखिए माँ बेटा ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, थोड़ा सुनने में भी अजीब लगता है लेकिन ये क्या है, ये पशुओं के लिए। देखिए अंतः प्रजनन में सबसे पहला आता है प्यारे बच्चों सम प्रजनन। इसमें क्या किया जाता है ना कि प्यारे बच्चों की जो सम प्रजनन होता है ना, सम प्रजनन में इसमें क्या किया जाता है एकदम अपने पास वाले नस्ल के साथ। यानी यहाँ पे याद रखना है कि एक ही नस्ल के अत्यधिक पास वाले नर और मादा, यानी प्यारे बच्चों मान लीजिए कि सांड, यहाँ पे याद रखिए कि सांड और गाय है। ठीक है, अब उनसे जो उत्पन्न हुआ प्यारे बच्चों बछड़ी उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ पे बछड़ी उत्पन्न हुई। ठीक है ना, जो बछड़ी उत्पन्न हुई तो यहाँ पे मान लीजिए कि वो जवान हुई तो क्या किया जाएगा, उसके बाप और बेटी के साथ क्या किया जाएगा, यानी एकदम संत, मतलब ये तो जानवरों में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जैसे देखिए माँ बेटा बाप बेटी ऐसे एकदम एकदम करीबी नस्ल के साथ क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे संभोग करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है उनके संतान जो होते हैं उत्पन्न होते हैं तो एकदम माता पिता की तरह होगा, है ना। माँ से उत्पन्न हुई है बेटी और बाप में हो गया तो क्या होगा, अगर बेटी हुई तो माँ की तरह ज्यादा दूध देने वाली हुई, तो इनके बीच क्या कराया जाता है प्यारे बच्चों संभोग कराया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों सम प्रजनन कहते हैं। जैसे भाई बहन हो गया, है ना प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि एक मान लीजिए आप मानिए कि अगर उच्च गुणवत्ता वाला को बैल हो, सांड हो और एक उच्च गुणवत्ता वाली गाय हो, उनके बीच संकरण करा दिया गया, है ना, संगम करा दिया गया, प्रजनन कराया गया, जो संतान उत्पन्न हुआ तो प्यारे बच्चे एक संतान उत्पन्न हुआ बछड़ी और फिर अगला संतान उत्पन्न हुआ बछड़ा। अब उन दोनों के बीच क्या, बछड़ी और बछड़े के बीच जब वो जवान हो गए तो उनके बीच फिर संगम करा दिया गया तो फिर प्रजनन हुआ। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे, सम प्रजनन कहेंगे। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक नस्ल यानी पास वाले नस्ल के साथ इसमें संगम कराया जाना है। भिन्न प्रजनन क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन में 4 से 6 पीढ़ी के दूर संबंधित पशुओं के मध्य संभोग होता है। यानी प्यारे बच्चों इसमें भी होगा लेकिन 4 से 5 सीढ़ी मतलब पूर्व, है ना, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 4 से 5 पीढ़ी पूर्व हो गया। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है चचेरा भाई बहन दादा पोती ये सब क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे देखिए चचेरा भाई बहन दादा पोती, तो दादा बूढ़ बड़े पोती जवान, तो है ना, यानी दादा का मतलब क्या सांड बूढ़वा सांड और प्यारे बच्चों पोती का मान लीजिए। वहीं इसमें क्या करा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें संभोग कराया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न प्रजनन कहेंगे। तो ये तो पढ़ना जरूरी है, आपको पढ़ना भी चाहिए। अगर पूछ देगा कि क्या होगा सम प्रजनन और भिन्न प्रजनन क्या होता है, तो सम प्रजनन में क्या एकदम पास वाले जैसे भाई बहन माता पिता। और प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए कि यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कि विभिन्न प्रजनन क्या होता है, ये पशुओं के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पशुओं के लिए है ये, ठीक है, पशु प्रजनन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि उच्च मतलब यानी चचेरा हो गया, जैसे प्यारे बच्चों दूर पीढ़ी के, है ना, जैसे दादा हो गया यानी बुढ़वा सांड हो गया, है ना, दादा पोती, ऐसे में प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अंतः प्रजनन विधि के प्रमुख बिंदु क्या है। अंतः प्रजनन
के प्रमुख बिंदु क्या है ये आप लोग जान लीजिए। इस विधि द्वारा एक नस्ल के सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। यानी इससे क्या होगा कि सर्वश्रेष्ठ गुण वाले नर और मादा हमको मिलेंगे, इसकी हम पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए संगम से उत्पन्न होने वाले संतान का मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले नर और मादा के बीच हम लोग संगम कराया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ होगा, अगर सर्वश्रेष्ठ बछड़ी है और सर्वश्रेष्ठ सांड है तो इनके बीच संगम होगा और इनसे प्रजनन करा के उच्च गुणवत्ता वाले फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। संगम से संततियों में से सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले नर और मादा की पहचान करना भी इससे संभव है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप लोग एक बार बताइए। चलिए क्लियर है सर जी, क्लियर। अब देखिए यहाँ देखिए अंतः प्रजनन के लाभ क्या है। देखिए अब अंतः प्रजनन कराने से लाभ क्या होता है, इस प्रजनन से अच्छे लक्षणों वाले नस्लों को तैयार करके अधिक खाद्य उत्पादन कर सकते हैं। यानी अधिक खाद्य उत्पादन का मतलब क्या, खाने पीने वाला खाद्य उत्पादन। यानी क्या होगा, अगर अच्छा किस्म का एगो गाय है ना, एगो उच्च श्रेणी का गाय है जो अच्छा दूध देती है, बहुत ज्यादा दूध देती है, एगो उच्च श्रेणी का सांड है, उनके बीच जब संगम होगा तो उससे उत्पन्न जो होंगे संतान भी उच्च श्रेणी के होंगे। तो अगर गाय होगी तो ज्यादा दूध देगी, तो ज्यादा दूध देगी तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगा, ठीक है। इस प्रजनन के माध्यम से संतति शुद्ध एवं यहाँ देखिए वंश क्रम के यहाँ देखिए विकास होते हैं, जिससे यहाँ देखिए समयुग्मजता को बढ़ावा यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसके ये लाभ है। हानि देख लीजिए कि इसके हानि क्या है कि इस प्रजनन द्वारा विशेषकर यहाँ पे याद रखना है कि निकटतम नस्ल के पशुओं के बीच जनन क्षमता तथा उत्पादन घटने लगता है, ठीक है, ये हानि है। अंतः प्रजनन से उत्पन्न यहाँ देखिए यहाँ पे समयुग्मजता के कारण हानिकारक यहाँ देखिए अप्रभावित जीन अपने हानिकारक लक्षण से को दर्शन देने लगते हैं। तो ये इसकी हानियां हैं जो आप लिख सकते हैं। बाबू एग्जाम में 5 नंबर में आता है कि अंतः प्रजनन चाहे बाह्य प्रजनन के बारे में लिखे। तो अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे बाह्य प्रजनन या बरही प्रजनन क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। इसको बरही प्रजनन भी कहा जाता है, बाह्य प्रजनन भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग क्लियर रखिएगा। तो देखिए इस प्रकार में अलग अलग नस्लों वाले पशुओं के मध्य यहाँ पे प्रजनन होती है, इस बाह्य प्रजनन कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होगा, अलग अलग नस्ल वाले पशुओं के बीच, इसमें क्या होगा, अलग अलग नस्ल वाले पशुओं के बीच, जैसे प्यारे बच्चों जर्सी हो गया, नॉर्मल हो गया, अभी आपको समझ में आएगा, अभी देखते रहिए कि अलग अलग नस्लों वाले पशुओं के मध्य क्या करा जाता है, प्रजनन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य प्रजनन कहते हैं। इस विधि द्वारा यहाँ देखिए प्रजनन यहाँ पे याद रखना है कि अवसादन खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रजनन अवसादन खत्म हो जाता है तथा पशुओं की दूध उत्पादन व मांस उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है मांस उत्पादन में, और प्यारे बच्चों याद रखना है कि दूध उत्पादन में वृद्धि होता है। अलग अलग नस्लों के बीच अगर प्रजनन होती है, एक ही नस्ल में होगा तो क्या होगा बता दीजिए, अंतः प्रजनन। अलग अलग नस्ल में होगा तो क्या होगा, बाह्य प्रजनन होगा। सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको बाह्य प्रजनन आपको समझा दिए, आप इतना लिख दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, अगला आता है कि कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम यहाँ पे गर्भधान। आप लोगों ने देखा होगा गाय में सिम डलाना, भैंस में सिम डलाना, आप लोग देखे है ना, ये सब क्या है, ये प्यारे बच्चों वही सब है, अभी सब आपको पढ़ाएंगे। कृत्रिम प्रजनन, ठीक है। कृत्रिम प्रजनन क्या है, इसमें उच्च यहाँ आप देखिए वांछित गुणों वाले नर का वीर्य लेकर, यानी उच्च वांछित गुणों वाले नर का यानी सांड का वीर्य ले लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे विशेष उपकरण द्वारा यानी सिरिंज के द्वारा, सुई के द्वारा, यहाँ पे याद रखना है कि मादाओं के ऋतु काल में आने वाले मादा के जनन मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। इसे कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि कृत्रिम गर्भधान क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा कि कृत्रिम गर्भधान क्या है। इसमें उच्च यहाँ देखिए वांछित गुण वाले नर की वीर्य लेकर विशेष उपकरण द्वारा मादा के ऋतु काल में अपने आप देखिए अपने मतलब आने पर, जब ऋतु स्राव यहाँ पे आता है कि ऋतु काल जब आता है ना, जब मादाओं में, तो आने पर मादा के जो जनन मार्ग होते हैं ना प्यारे बच्चों, उसमें क्या किया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। इस विधि में एक ही नर के वीर्य से अनेक मादाओं में गर्भधारण किया जाता है। एक अगर एक सांड है उसका वीर्य ले लिया जाता है और अनेक मादाओं में क्या किया जाता है, जब भी प्यारे बच्चों ऋतु काल आने पर उनके जनन मार्ग होते हैं ना, जनन मार्ग जिसे जनन देते, मतलब अब क्या बताएं, छोड़िए, जनन मार्ग में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, वीर्य को डाला जाता है किसी उपकरण के द्वारा, सुई के द्वारा, किसी भी उपकरण के द्वारा डाला जाता है ना यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। इस विधि में एक ही नर के वीर्य से विभिन्न मादाएं पशुओं में गर्भधारण कराया जा सकता है। एक ही नर का वीर्य लेके कृत्रिम रूप से, है ना। इस विधि का उपयोग भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, भैंस हो गया आदि के लिए किया जाता है। गाय के लिए भी होता है
तो इनके लिए भी किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। यानी एक ही, अगर कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में क्या होता है, एक ही सांड का चाहे किसी भी चीज का नर का क्या किया जाएगा, वीर्य ले लिया जाएगा। और किसी उपकरण के द्वारा क्या होगा, जब गायों में क्या होगा, ऋतु काल आएगा ना, तो ऋतु काल के आने पर क्या होगा, मादा के जो जननांग होंगे ना उसमें क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके वीर्य को निषेचित कर दिया जाएगा, जिससे प्यारे बच्चों उसकी मतलब ऐसे बहुत सारा हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा मादाओं में ऐसे करते हैं, इसी को कहते हैं कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भधान, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए डेयरी फार्म प्रबंधन, ठीक है। डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है समझिएगा, डेयरी फार्म प्रबंधन। देखिए डेयरी फार्म से आपको पता चल रहा होगा कि दूध के उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए जो संसाधन एवं यहाँ के तंत्रों का उपयोग किया जाता है डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे डेयरी फार्म प्रबंधन भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है कि डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है, तो दूध के उत्पादन एवं उसके गुणों में वृद्धि लाने के लिए, तो दूध का उत्पादन करने के लिए और उसके गुण में वृद्धि लाने के लिए हम लोग फॉर्म खोलेंगे, डेयरी फार्म, जहाँ पे अनेकों गाय को, अच्छे किस्म के अच्छे नस्लों की गाय को रखेंगे, वहां से हमारा दूध उत्पादन होगा, ठीक है। यानी दूध के उत्पादन एवं उसके गुणों में वृद्धि लाने के लिए जो संसाधन एवं तंत्रों का उपयोग किया जाता है वे डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि उत्तम गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादन बनाने के लिए डेयरी फार्म प्रबंधक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, इसके लिए विभिन्न उपयोगों का उपयोग भी किया जाता है ना। यानी डेयरी फार्म प्रबंधन खोले हैं तो उसमें क्या करेंगे, कैसे भी गाय को भैंसों को लाकर रख देंगे, भेड़ों को रख देंगे, नहीं। अगर आप प्यारे बच्चों कोई डेयरी खोले हैं तो उसमें उच्च गुणवत्ता वाली गायों को रखेंगे, भैंसों को रखेंगे जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जब ज्यादा दूध चाहिए तो उसका देखभाल भी अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। तो डेयरी फार्म में यही होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले जितने भी गाय भैंसे हैं उनको रखा जाए, उसके हिसाब से उसको क्या किया जाए, ख्याल भी रखा जाए, ठीक है। तो वही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि नस्ल, है ना, यहाँ पे याद रखना है कि डेयरी फार्म प्रबंधक तो ये पढ़ लिया, अब पढ़िए कि इसका नस्ल कैसा होना चाहिए, कि नस्ल के बारे में, कि हाँ डेयरी में अगर आप रख रहे हैं तो नस्ल उसका क्या होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डेयरी फार्म प्रबंधक आप खोल रहे हैं, अगर आप गाय का डेयरी खोल रहे हैं, भैंस का डेयरी खोल रहे हैं, तो किन किन बातों का प्रबंध आपको रखना पड़ेगा। पहले नस्लों का प्रबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उच्च गुणवत्ता वाली गाय भैंसों को ही रखना पड़ेगा, जो अच्छा दूध देती है उसी को डेयरी फार्म में रखेंगे। आप किसी भी गाय को नहीं रखेंगे तो वो कम दूध दे, इससे क्या होगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि थोड़ी होगा। ऐसे गाय या भैंसों के रखेंगे जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे, है ना। तो पहले नस्लों की पहचान करना पड़ेगा कि हाँ ये नस्ल है, जैसे जर्सी गाय है तो ये गाय हमको अच्छा दूध देगी तो हम फॉर्म में यही गाय को रखेंगे, तो पहले नस्ल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुनिएगा, डेयरी फार्म के अंतर्गत अच्छी नस्ल के पशु होने चाहिए, हमने अभी आपको बताया कि अच्छा नस्ल का पशु होना चाहिए। यहाँ आप देखिए मादा पशु, यहाँ आप देखिए अधिक अच्छी गुणों वाली दूध उत्पन्न करने वाली, तथा नर पशु यहाँ आप देखिए उत्कृष्ट संतान उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए मुर्रा नस्ल की भैंस, है ना, मुर्रा नस्ल की भैंस हो गई, यहाँ आप देखिए जर्सी नस्ल की गाय आदि हो गई, तो आप इसी को रखना पसंद करेंगे क्योंकि ये ज्यादा दूध देती है ना। तो नस्ल भी जरूरी है। अगर आप डेयरी फार्म प्रबंधक हैं, अगर आप डेयरी खोल रहे हैं खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो आपको नस्ल की पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप भैंस पाल रहे हैं तो मुर्री नस्ल की भैंस पालेंगे जो कि अच्छा दूध देगी, ज्यादा दूध देगी। अगर आप गाय पाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जर्सी गाय रखना पड़ेगा जो अच्छा दूध देगी, ज्यादा दूध देगी, जिससे खाद्य उत्पादन हमारा बढ़ेगा। चलिए अगला आता है कि पशु आहार, कि पशु को क्या क्या खिलाना चाहिए, है ना। पशु आहार जरूरी है। अगर आप बाबू डेयरी फार्म रखे हैं तो उसमें पशु आहार भी तो चाहिए कि पशु को आप क्या खिलाएं कि अच्छा दूध दे। अब डेयरी फार्म खोल लिए और उसमें हम क्या किए कि पशुओं को लाके डाल दिए, है ना, गाय भैंसों को डाल दिए, अच्छा किस्म का गाय भैंस डाल दिया, उसको अब हम आहार दे ही नहीं रहे, हमको पता ही नहीं है कि हाँ कि हम इसको खिलाएं क्या, इसको खिलाएं का हमको पता ही नहीं है, लगे भूसा चोकर खिलाने फिर तो हो गया, खिलाइए। लेकिन प्यारे बच्चों इसको पता होना चाहिए कि पशु का आहार क्या होना चाहिए। पशु का आहार यहाँ पे याद रखने की पौष्टिक एवं यहाँ देखिए आदर्श होना चाहिए, अच्छा खिलाइए, पौष्टिक खिलाइए ताकि ज्यादा दूध उत्पन्न करे, ठीक है। और इससे पशुओं की जरूरत के अनुसार यहाँ पे वैज्ञानिक तरीकों का से देखना, यहाँ पे क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से देना चाहिए, ठीक है। यानी आहार यानी पौष्टिक उसको देना चाहिए और आदर्श होना चाहिए, अच्छा पौष्टिक देना चाहिए ताकि वो अच्छा दूध उत्पन्न कर सके। अब देखिए आवास, अब कहीं भी लाके नहीं ना छोड़ देंगे, अब रोड के किनारे तो नहीं रख देंगे, है ना। अब उसको प्यारे बच्चों आवास भी तो चाहिए। अब आवास के लिए क्या होगा कि डेयरी फार्म में पशु को रहने के लिए अच्छी व पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा अच्छा एकदम अच्छा और पूरा व्यवस्था होना चाहिए, ताकि आवास की साफ सफाई और यहाँ देखिए नमी वायु तापमान सही होना चाहिए।
तो अगर ये सब सही रहेगा, गाय स्वच्छ रहेगी, भैंसे स्वच्छ रहेंगे, तभी तो ज्यादा दूध उत्पन्न करेंगे ना। तो ये भी जरूरी है, आवास भी जरूरी है। अगला पशु स्वास्थ्य है ना, यहाँ पे याद रखना है पशु स्वास्थ्य, यानी पशुओं का स्वास्थ्य से भी संबंधित आपको रखना पड़ेगा कि हाँ पशु को कुछ हुआ तो नहीं है ना। यानी यहाँ देखिए बीमारी से बचाने के लिए यहाँ पे टीकाकरण कराना चाहिए, टीकाकरण देना चाहिए उनको, पशुओं को टीकाकरण भी जरूरी है कि ताकि इन पशुओं को क्या हो सके, कोई बीमारी ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे समय समय पर पशु चिकित्सा के पशु के स्वास्थ्य की जांच भी कराना चाहिए, तो ये भी आपको जरूरी है। अब देखिए यहाँ आप देखिए प्रशिक्षित पशुपालक, यानी सब चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रशिक्षित पशुपालक का मतलब क्या, अगर आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो इन सारी बातों का ज्ञान होगा तभी आप खोलेंगे, है ना। यानी अगर आपसे बोला जाएगा कि पशुपालन प्रशिक्षित होना चाहिए, जो पाल रहा है पशु वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसको इन सभी बातों को ज्ञान होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या करना है, कौन सी नस्ल की गाय भैंस लानी है, क्या खिलाना है, कैसे रखना है, कैसे इसकी बीमारियों का देखभाल करना है, सारा चीज होना चाहिए। तो देखिए पशुपालन प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे पशुओं के यहाँ पे याद देखिए मध्यकाल प्रजनन और नवजात शिशुओं के देखभाल करने की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कब जो पशुएं हैं इनका मध्यकाल है, कब प्रजनन कर सकती हैं, है ना। तो ये सारा क्या होना चाहिए, सबका उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, प्यारे बच्चों याद रखना है कि डेयरी फार्म प्रबंधक बनेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे, चलिए सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति का संबंध बाबू दूध से है। श्वेत क्रांति जो कि पूछा जाता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है प्यारे बच्चों, दूध से है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति क्या है, आज के बाद से आपको दिक्कत नहीं होगा श्वेत क्रांति में। ठीक है, समझिएगा कि श्वेत क्रांति को वर्ष 1970 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, है ना। यानी श्वेत क्रांति को 1970 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि सबसे बड़ी डायरी आंदोलन में से एक माना जाता है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा डायरी जो आंदोलन था उसमें से सबसे ज्यादा एक माना जाता है कौन, तो याद रखना है श्वेत क्रांति। ये दूध से संबंधित है और इसको शुरू कब किया गया, प्यारे बच्चों पूछ सकता है 1970, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें सबसे बड़े डायरी आंदोलन में से एक यहाँ पे माना जाता है, जिसका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, है ना, जिसे हम लोग श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया। और इसे इस श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने वाले ऑपरेशन को क्या कहा गया, ये याद रखिएगा, उसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, समझिएगा। श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने वाले किसके द्वारा किया गया, ऑपरेशन फ्लड इसे कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार की यही पहल क्रांतिकारी साबित हुई, क्योंकि इससे देश के दूध उत्पादन और विक्रेताओं के देश भर में लगभग 700 कस्बे और शहरों में उपभोक्ताओं से जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे आपको श्वेत क्रांति समझ में आ गया कि श्वेत क्रांति 1970 में प्यारे बच्चों भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया वो बड़ा क्रांति है और इसे क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। और प्यारे बच्चों भारत सरकार की यह पहली क्रांति साबित हुई, क्योंकि इनसे यहाँ पे याद रखना है कि देश के दूध उत्पादन और विक्रेताओं को देश भर को लगभग 700 कस्बे और शहरों को क्या किया गया, उपभोक्ता से जोड़ा गया। यानी इसमें बहुत ज्यादा लोग भाग लिए और जितना ज्यादा लोग भाग लिए उससे क्या हो गया, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई, है ना। दूध उत्पादन में वृद्धि हुई तो खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये है हमारा श्वेत क्रांति। अब देख कुटकुट फॉर्म प्रबंधक। कुटकुट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मुर्गी पालन। ठीक है, अब मुर्गी पालन हम लोग किस लिए करते हैं, तो प्यारे बच्चों मुर्गी पालन करते हैं अंडा खाने के लिए, है ना। अंडा के लिए, मुर्गी का मांस खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुटकुट पालन करते हैं। तो इसमें भी प्यारे बच्चों नस्ल होना चाहिए ना, कि हाँ कैसी मुर्गी हमको रखना है ना। तो इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं कि कुटकुट पालन क्या है। तो याद रखना है कुटकुट पालन या मुर्गी पालन मांस व अंडे को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमने क्या बताया, कुटकुट पालन या मुर्गी पालन किसके लिए किया जाता है, मांस और अंडे को प्राप्त करने के लिए। जैसे बतख हो गया, बटेर हो गया, इन सब के अंतर्गत यही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे याद रखिएगा कि कुटकुट पालन, मुर्गी पालन मांस और अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें केवल मुर्गियों को ही नहीं बल्कि बटेर, बतख, टर्की आदि पक्षियों का पालन भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि किसी को मन किया तो मुर्गा को नोच गया, खा गया, किसी को मन किया उसका अंडा खा गया, किसी को बटेर मन किया बटेर खा गया, किसी को बतख का अंडा खाने का मन किया बतख का अंडा खाया। इससे क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि ना हो रहा है। आप लोग समझिए इससे क्या हो रहा है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब नस्ल इसमें होना चाहिए कि कौन सा नस्ल होना चाहिए, तो मुर्गी यहाँ देखिए, टर्की व बतख सभी अच्छे नस्ल के होने चाहिए, सभी अच्छा नस्ल का होना चाहिए। यहाँ पे याद रखना कि बायलर्स के मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की मुर्गी कहा जाता है। बायलर्स के मांस खाने के लिए, यहाँ पे मांस उत्पादन के लिए, मुर्गी का मांस उत्पादन के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अच्छी नस्ल की मुर्गी, यहाँ पे किसको, तो बायलर्स, है ना। यानी बायलर्स का मतलब यहाँ पे पोल्ट्री फार्म वाला मुर्गी हो गया,
अच्छा नस्ल का मांस खाने के लिए प्यारे बच्चों इसको किया जाता है। इस प्रकार की जिन मुर्गियों का प्रयोग अंडे उत्पादन के लिए भी किया जाता है, यहाँ पे उसे यहाँ पे लेयर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। यानी आपको यही अच्छा किस्म का क्या चाहिए, मुर्गी चाहिए। अगर अंडा चाहिए तो कुछ और मुर्गी को रखेंगे, अगर आपको मांस चाहिए तो कुछ और मुर्गी को रखेंगे। तो ये आपको कुटकुट फार्म के बारे में अच्छा पता लग गया, नस्ल के बारे में। अब चलिए, अगर आप कुटकुट फार्म चालू किए हैं तो नस्ल तो हो गया, उसके रहने खाने का, रहने का भी तो प्यारे बच्चों, भोजन का भी, स्वास्थ्य का भी तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा ना। कुटकुट यहाँ पे याद रखने, कुटकुटशाला में जल, सुनिएगा, देखिए लिखा गया है कि कुटकुटशाला में जल, ताप, हवा, प्रकाश की उचित मात्रा में होना चाहिए। देखिए कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि मुर्गी फार्म जहां पे भी होता है ना, बिना लाइट का नहीं रहती है मुर्गियां, मुर्गियां मर जाती है। वहां पे लाइट हमेशा जला के रखना पड़ता है, अंधेरे में नहीं रहती है मुर्गियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाएगा कुटकुटशाला में आवास की बात करें तो जल होना चाहिए, उनको पीने के लिए पानी होना चाहिए, हवा होना चाहिए, ताप होना चाहिए, प्रकाश की उचित मात्रा होना चाहिए, फर्श पर यहाँ देखिए लकड़ियाँ, यहाँ देखिए बुरादा, यहाँ देखिए सूखे पत्ते आदि होने चाहिए। ठीक है, ये इतना होना चाहिए। भोजन की बात करें तो उनको प्यारे बच्चों कुटकुट को खाने के लिए प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में होना चाहिए, ताकि अच्छा से वो जवान हो सके, अच्छा से बड़ी हो सके, उसके बाद से लोग क्या कर सके, इंसान उसको खा सके, है ना। या अच्छा किस्म की होगी, देखभाल होगा तो वो क्या होगी, अंडा बहुत देगी। ठीक है, यहाँ पे, और अंडा को लोग खा सके। स्वास्थ्य के बारे में प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य के बारे में कि मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना कि मुर्गियों में रानीखेत होता है, बर्ड फ्लू होता है, जो इंसान के लिए घातक होता है। तो मुर्गियों के, अगर मुर्गियों में कुछ होता है तो स्वास्थ्य संबंधित भी उसमें क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, उसका देखभाल होना चाहिए। मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, कुछ रोग संक्रमित बहुत ही घातक हो जाते हैं, जिसका इलाज न करने में बहुत ही समय या व्यापक हानि हो सकती है। मुर्गियों में पाए जाने वाला यहाँ पे विषाणु जनित यहाँ पे सामान्य रोग रानीखेत है, बर्ड फ्लू भी मुर्गियों और पक्षियों में होने वाली रोग है जो विषाणु जनित है, जो कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये इंसानों में फैल सकती है। अगर किसी मुर्गी में बर्ड फ्लू है, अगर आप उसको खाते हैं तो आपको भी बर्ड फ्लू हो जाएगा, रानीखेत खाएंगे आपको भी रानीखेत हो जाएगा, है ना। यानी प्यारा बच्चों मुर्गियों जैसा चमड़ा हो जाएगा आपका, मुर्गियों जैसा, है ना। तो ये सब आपको इससे बच के रहना है। ठीक है, यानी सॉरी, मतलब कहने का मतलब जनन स्वास्थ्य में इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ब्लड फ्लू है तो इन लोग का सबका उपचार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ कि सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप रखेंगे। यानी कुटकुट फार्म प्रबंधन के लिए प्रबंधक को कुटकुट पालन से जुड़ी सारी जानकारियां होनी चाहिए। ये सारी जानकारियां होगी, ये किसमें आएगा, प्रशिक्षण में आएगा। तो यहाँ पे कुटकुट पालन के बारे में आप लोग समझ गए। मधुमक्खी पालन आएगा, मधुमक्खी पालन लिख दीजिएगा। मत्स्य पालन आएगा, मत्स्य पालन लिख दीजिएगा। ठीक है, यही सब है। अब देखिए यहाँ पे कि मत्स्य पालन या मछली पालन क्या होता है, समझिएगा। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि मत्स्य पालन या मछली पालन के बारे में। तो याद रखिएगा इसकी परिभाषा क्या लिखेगा, मछली पालन। देखिए, खाद्य पदार्थों की प्रति, है ना, प्राप्ति के लिए, खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए मछलियों को पालना ही मत्स्य पालन कहलाता है। अब किसी किसी को मन किया कि हाँ मछली खाना है, तो वो मछली ज्यादा उत्पन्न होगी तो ज्यादा लोग खाएंगे, उसमें प्रोटीन है, वसा है, सब चीज है, तो मछली भी तो खाता है। ऐसा लोग थोड़ी कि सभी लोग शाकाहारी है ना। अगर सभी लोग शाकाहारी भी हो जाएंगे फिर भी दिक्कत होगा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा। कैसे होगा, जहां पे पहले खेती बाड़ी होता था वहां पे आप इंडस्ट्री बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कैसे होगा। तो कुछ लोग मछली खाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों की, अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, ये सब खाते हैं, पनीर खाते हैं, किस्म किस्म का प्यारे बच्चों दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं। तो ये सब क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि है। तो देखिए खाद्य पदार्थों के प्रति यहाँ प्राप्ति के लिए मछलियों को पालन करना ही मत्स्य पालन कहलाता है। मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों को पकड़ने, देखभाल करने तथा उन्हें बचाने से संबंधित उद्योग को मत्स्यिकी भी कहते हैं। यहाँ पे मत्स्यिकी भी कहते हैं। मछली उद्योग में भारत का विश्व में चौथा तथा जल कृषि के क्षेत्र में दूसरा स्थान है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मछली उद्योग में भारत का विश्व का चौथा स्थान है तथा कृषि के क्षेत्र में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला आज है कि मत्स्य पालन के आर्थिक लाभ क्या है। मत्स्य पालन के आर्थिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं, मत्स्य यानी मछली पालन के लाभ क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि मत्स्य पालन के लाभ मत्स्य पालन के लाभ क्या क्या है। मछलियों के यकृत में विटामिन ए और डी की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। इनके लिवर में विटामिन ए और ये डी ज्यादा पाई जाती है। मछलियों में प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन तथा एमिनो अम्ल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिनको ये सब कमी होता है विटामिन की, प्रोटीन की, तो ये सब मछली खा सकते हैं। बाबू विटामिन डी जो हड्डियों के लिए है ना, तो ये सब मछली खाया जाता है ताकि प्यारे बच्चों मछली जो है विटामिन है इसमें, देखिए प्रोटीन है, तो इन सब के लिए प्यारे बच्चों अत्यधिक मात्रा इसमें पाई जाती है, इसलिए लोग मछली को भी खाते हैं। मछली खाते हैं तो खाद्य उत्पादन अगर है
तो आप खाते भी, आपका खाद्य भी पूरा हो रहा है और उत्पादन में भी मछली पाल रहे हैं तो उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। अब मधुमक्खी पालन आता है प्यारे बच्चों की। मधुमक्खी पालन क्या है? तो मधुमक्खी पालन में बता दें कि मधुमक्खियों को पालना जिससे हमको शहद की प्राप्ति होती है। इससे शहद ही नहीं मिलता है, इससे मोम का भी बनता है, मोम का भी इससे प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते की देखभाल करना है ना। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि मधुमक्खी पालन हो रहा है, आपके गांव की तरफ भी ये सब होता है ना। मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का मतलब छत्तों की देखभाल करना और मधुमक्खी पालन कहलाता है, जिससे हमको हनी प्राप्त होती है, शहद प्राप्त होती है। यहाँ देखिए मधुमक्खी पालन को प्राचीन काल से ही पाला जाता है। मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं बल्कि मोम की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, इससे सिर्फ शहद नहीं मोम भी प्राप्त होता है, जिसे बी यहाँ देखिए वैक्स कहा जाता है, जिसे बीवैक्स कहा जाता है। इस मोम का उपयोग यहाँ देखिए यहाँ पे याद रखना है सौंदर्यवर्धक पदार्थ तथा यहाँ देखिए पॉलिश बनाने में इसका किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रजातियां क्या होती है? इपिस यहाँ पे इंडिका हो गई, इपिस यहाँ देखिए मेलिफेरा हो गया, इपिस यहाँ पे फ्लोरिया हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या है प्यारे बच्चों? जातियां है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब पादपों में प्रजनन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमने अब पशुपालन पढ़ लिया, अब पादप प्रजनन हम लोग पढ़ लेते हैं कि पादप प्रजनन, कि हम लोग सिर्फ पशुपालन से नहीं पादप प्रजनन से भी हम लोग खाद्य पदार्थों में क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए यहाँ पे पादप प्रजनन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पादप प्रजनन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वास्तविक जाति के पौधे के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार कर उन्नत किस्म की नई जातियों का विकास कराया जाता है ना। यानी पादप प्रजनन में क्या हुआ? पादप प्रजनन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए वास्तविक जाति के पौधे के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करके, उसके लक्षणों में सुधार करके और नई जाति का, अच्छे जाति का विकास कराया जाता है ना। उद्देश्य क्या है कि कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों के मतलब किस्म में विकास होना है ना। यानी कम उपज वाली फसलें हैं उनको क्या किया जाता है? अधिक उपज वाली फसल बनाया जाता है। इससे फसल की उपज के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी क्या होती है? सुधार होती है। जल्दी पकने वाले किस्मों का यहाँ देखिए विकास होता है ना, किस्मों का, जल्दी पकने वाले किस्मों का विकास होता है। रोग व कीटों से फसल की हानि को बचाने के लिए रोग यहाँ देखिए रोधी किस्म के विकास करना है ना। मृदा के लवणता, अम्लीयता, क्षारीयता तथा प्रतिरोधक किस्म तैयार करना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? पादप प्रजनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है। ठीक है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है समझिएगा, है ना। तो देखिए अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है? किसी जीवों के यहाँ देखिए जीन में बदलाव करके नए जीन का प्रतिरूप तैयार करने की गुण, मतलब नए गुणों वाले जीवों को तैयार करने की क्रिया ही अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाती है। नहीं समझ में आया? अभी आप लोग समझिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के बारे में पूछा गया है। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या है? कि किसी जीव के, यहाँ पे याद रखें, किसी जीव के जीन में बदलाव करके, किसी जीव के जीन में बदलाव करके नए जीन का प्रतिरूप तैयार करना, है ना। यानी नए जीनों का क्या, किसी नए मतलब पुराने जीन को बदल के नए जीनों को उसको क्या करना, नए जीनों में परिवर्तित करना प्यारे बच्चों। और नए जीनों वाले गुणों को मतलब जीवों को तैयार करने की क्रिया ही हमारा क्या कहलाती है? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किए गए निम्न उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला याद रखिएगा फ्लेवर स्लेवर। ये क्या है? परजीवी टमाटर है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? फ्लेवर स्लेवर क्या है? वो परजीवी टमाटर है। ठीक है, क्या है? परजीवी टमाटर है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक खराब ना होने वाला, वो अधिक यहाँ पे याद रखना है खाद वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है खाद वाला होता है। यानी जो फ्लेवर स्लेवर होता है वो क्या होता है? परजीवी टमाटर होता है। और याद रखना है प्यारे बच्चों कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अधिक खाद यहाँ पे वाला होगा। ठीक है, अब देखिए गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस सुनहरा धान, इसमें विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में होता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, याद रखना है। इसका निर्माण यहाँ देखिए चावल में, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कि डेफोलिड, यहाँ पे याद रखना है डेफोडिल यहाँ पे नामक पादप के बी कैरेटीन बनाने के लिए जीन के स्थानांतरण के निर्मित किया जाता है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन, यहाँ पे याद रखना है गोल्डन राइस। सिंपल इससे यही पूछा जाता है गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ट्रांसजेनिक जंतु, यहाँ पे याद रखना है ट्रांसजेनिक जंतु, जैसे जंतुओं के जीन स्थानांतरण के माध्यम से यहाँ देखिए वंशानुगत गुण को प्राप्ति किया जाता है जिससे खाद्य संबंधित समस्याएं दूर हो सके। जैसे पशु में यहाँ देखिए दूध या मांस का उत्पादन में वृद्धि करना, ये क्या हो गया? ट्रांसजेनिक जंतु हो गए। तो ये आपको प्यारे बच्चों इतना क्लियर रख लेना है। और इस चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा अभी तो इतना से ही पूछेगा, तो आप लोग इतना आप लोग ध्यान में कर लीजिएगा। और आप लोग एक बार बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया, समझ के मजा आया कि नहीं।
सभी बच्चे बता दीजिएगा। वन शॉट क्लास है, आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार आप लोग बता दीजिएगा। और जितने भी सारे बच्चे हैं क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और आप लोग थ्योरी की क्लास कीजिए, ठीक है, क्योंकि थ्योरी हम बिना थ्योरी कराए उसका ऑब्जेक्टिव कराते ही नहीं है, है ना। यानी फिजिक्स का हम लोग का 13 चैप्टर खत्म है, केमिस्ट्री का हम लोग का 10 चैप्टर खत्म है, बायोलॉजी का भी 10 चैप्टर खत्म है, बचा है 4-4 5-5 चैप्टर जो कि वन शॉट लाएंगे ना एक दिन, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका कोई भी टेंशन मत लीजिए। बाकी गेस प्रश्न जो चैप्टर वाइज फिर से क्रैश कोर्स के माध्यम से चल रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट जो भी प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव है वो बताया जा रहा है, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। बाकी इधर उधर की बातों में आप बिल्कुल मत पढ़िए, आपको गुमराह किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए जो जितना मेहनत कर रहा है ना उसको उतना दबाने की लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।